नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360 और मैं हूं प्रदीप। राजस्थान की राजनीति में 11 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। सचिन पायलट के अनशन में कौन कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, इसकी चर्चा होगी और इस अनशन से आगे की राजनीति क्या होगी यह तय होगा। प्रमोद कृष्णम, जो कि सचिन पायलट के दृढ़ समर्थक हैं, शुरू से लेकर अभी तक उनके साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने अभिमन्यु का उदाहरण देते हुए सचिन पायलट के संघर्ष को एक तरह से साथ दिया है। सचिन पायलट का संघर्ष 11 अप्रैल को अशोक गहलोत के छुट्टी घोषित करने के बाद और कई मायनों में भी देखा जाएगा। इन सारे बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे देखते हैं और अब किस करवट बैठेगा राजस्थान की राजनीति का ऊंट? देखिए, अभी तो ये आकलन बहुत जल्दबाजी होगा कि किस तरफ जाएगा, लेकिन ये तय है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और जो स्थितियां दिख रही है उसमें इस बार सकता है कांग्रेस को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। तो क्योंकि पायलट ने जो कदम उठाया है, दो चीजें मुझे याद आ रही है। कुछ दिन पहले पायलट के ही एक समर्थक मंत्री ने इशारा किया था कि पायलट अब तय कर चुके हैं कि ज्यादा सफर नहीं किया जा सकता। और इससे 3 साल पहले गहलोत के एक समर्थक ने कहा था कि गहलोत पायलट को इतना पीछे धकेल देंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब उनको पार्टी छोड़ने के अलावा उनके पास में कोई विकल्प नहीं, सब्र का प्याला छलक जाएगा। तो वो उस राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। गहलोत के साथ करीब 30 साल से वो काम करते रहे राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक नेता के तौर पर। तो ऐसा लगता है कि एक हद तक गहलोत अपनी रणनीति में कामयाब रहे। जी सर। लेकिन ये भी सच है कि गहलोत का पाला पहली बार एक ऐसे नेता से पड़ रहा है, एक ऐसे युवा नेता से पड़ रहा है जो लगातार गहलोत को छका रहे। जी बिल्कुल। गहलोत ने शासन बिल्कुल किया है, लेकिन गहलोत सुकून से शासन कभी नहीं कर पाए जब से पायलट से उनका विवाद हुआ। सर, जैसा आपने देखा, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, 98 में परशुराम मदेरणा का दावा था। मदेरणा का दावा मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद एक समाचार पत्र में बयान दिया कि मैं अनुशासित सिपाही हूँ। वो समाचार पत्र का बयान आप दिव्या मदेरणा के ट्विटर प्रोफाइल पे देख सकते हैं। 2008 में सीपी जोशी से उनका जो हुआ, सीपी जो जाते हैं और लोकसभा चुनाव तक ही इनकी अदावत चलती है। सीपी जोशी सेंटर में भेज दिए जाते हैं, 13 के आसपास राज्यों के वो प्रभारी बनते हैं, बड़ा पद पाते हैं, लेकिन बाद में कद थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो अदावत आप जैसा बता रहे हो 6 महीने से ज्यादा किसी से नहीं चली। सचिन पायलट इसको 4.5 साल से ज्यादा समय से खींच ले जा रहे हैं। देखिए, मां के वक्त में अकेले मदेरणा दावेदार नहीं थे जी, नवल किशोर शर्मा दावेदार थे जी। 156 सीटों की जो बात कही जाती है वो सिर्फ इसलिए आ पाई थी कि कई नेताओं को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, जिस तरह से आज बीजेपी सोच रही। जी सर। परशुराम मदेरणा मारवाड़ में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, सीसला शेखावाटी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, नवल किशोर शर्मा पूरे इसमें जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। इसी तरह से गहलोत भी एक मुख्यमंत्री पद भी काफी तो इस तरह के चेहरों को उभार करके वो 156 सीटें उस वक्त बीजेपी लाने में कामयाब रही। जी। कांग्रेस, प्रद्युमन सिंह भी एक बड़ा कांग्रेस जो है वो इस तरह के चेहरों को उभार करके उस वक्त 156 सीटों का अपना एक रिकॉर्ड बना पाई थी। सीसराम ओला के समर्थकों ने उस वक्त, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब पर्यवेक्षक आए कांग्रेस के, तो खासा कोठी में जमकर के हंगामा किया था जी। लेकिन उस वक्त गहलोत अपने मैकेनिज्म से कामयाब रहे थे और मुख्यमंत्री बने। पहला कार्यकाल मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भी किया, कर्मचारियों को लेकर। हालांकि कर्मचारी उनके बाद में सबसे बड़ा संकट बना, लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसा कि सरकार क्या होती है, कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति बदलती चली। उसी शासन में मदेरणा साहब ने ये कहा कि एक पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के कांग्रेस में है और वो विधान पद स्वीकार कर लेते हैं। लगभग सभी नेता उस वक्त नार हो गए अपने अपने अंदाज में और गहलोत ने अपनी एक पारी शानदार तरीके से खेली। लेकिन स्थिति सीपी जोशी की हुई। सीपी जोशी केंद्र में मजबूत हुए, उनको कई राज्यों का प्रभारी बनाया गया, लेकिन राजस्थान में पूरी तरह से गहलोत काबिज हो गए। हालांकि इनकी डिस्टेंस वहां से बन गई थी, खासतौर पर तब जब प्रदेश अध्यक्ष के बतौर सीपी जोशी ने एक बयान दिया था कि वो फॉलोअर नहीं है, जी है ना, वो मतलब उनके साथ हैं, उनके बराबर के नेता हैं।
उसके बाद में जो स्थितियां बदली। लेकिन इस बार जिस तरह से पायलट के साथ राजनीति हुई या पायलट ने राजनीतिक पारी को अपनी को बढ़ा कोशिश की, तो जो टकराव हुआ उसके बाद में गहलोत सुकून से बैठ पाए हों ऐसा लगता नहीं है। हालांकि वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं कि उन्होंने इस स्तर पर ले जाकर के पायलट को खड़ा कर दिया है कि अब आर और पार की लड़ाई होगी। और जो आप आचार्य प्रमोद कृष्ण की कह रहे हैं, आप देखेंगे कि केंद्र के कई नेताओं ने एक तरह से हवाला दिया है कि अब राहुल गांधी की जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के मुद्दे पर, वो इससे डिफ्यूज हो रही है जी। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण ने महाभारत का जो उदाहरण दिया है जी। वो इशारा कर रहा है कि पायलट के साथ भी एक लॉबी खड़ी हुई है जो चाहती है कि पायलट छोड़ करके नहीं जाए। जी। और पायलट अगर ये स्थिति बनती है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस हाईकमान अब बीच का रास्ता निकालना चाहता है। आप देखिए कि पार्टी के प्रभारी महासचिव वो कल धरने पर हैं, अनशन कर रहे हैं और वो अभी लेने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं लेटर देखूंगा, लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया ये देखूंगा, मैंने घोषणा कर दी अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये स्थिति जो बनी है प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी है कि उन्होंने एक ऐसी स्थिति कैसे पैदा होने दी कि आपकी पार्टी का एक नेता आपकी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहा है, वो अपने आप में गंभीर बात। सर अशोक गहलोत जो है हमेशा पिच करते रहते हैं चीजें। मुझे याद आ रहा है 2009 के लोकसभा चुनाव थे, सीपी जोशी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष थे, जैतारण इलाके में एक सभा हो रही थी, सीपी जोशी का संबोधन हो गया, उनके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन था। तो उन्होंने एक बड़ा गजब का ताना कसा और ये कहा कि एक एक वोट बहुत कीमती है और एक वोट की कीमत क्या होती है ये सीपी जोशी जी से पूछिए। तो वो बड़ा आहत हुए और वहां से उठ के फिर वो हेलीकॉप्टर में आके बैठ गए। तो वो हमेशा पिच करते रहे। मैकेनिज्म में जो राजस्थान की राजनीति में कास्ट एक बड़ा फैक्टर है जो हम लगातार कहते हैं। जी बिल्कुल। राजीव अरोड़ा गहलोत के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। कई तरह की चर्चाएं उनको लेकर के होती है। आदर्श नगर से उनको टिकट मिलता है जी। उस वक्त शायद मालवीय नगर सीट रही होगी, आदर्श नगर जो, वहां से उनको टिकट मिलता है। टिकट में भूमिका निभाते हैं नवीन चावला जो उस वक्त चुनाव आयुक्त होते हैं केंद्र के, देश के। एक एनजीओ के जरिए वो नवीन चावला की फैमिली और राजीव का संपर्क होता है जी। और टिकट तय होती है, यानी उसमें गहलोत की भूमिका नहीं होती जी। आपको ताजुब होगा कि जो सबसे करीबी दोस्त, जिनको सबसे करीबी माना जाता है, दोस्त नहीं कह सकते आप, समानांतर उनके संबंध मान सकते हैं, जब विश्लेषण करते हैं अपनी हार का तो उन्हें पता चलता है कि वो उसी इलाके हैं जहां पर अशोक गहलोत का प्रभाव है, उसका ससुराल है आनंदपुरी मोती डूंगरी रोड का इलाका। क्या है इसी तरह से सीपी जोशी जब चुनाव हारते हैं और वो विश्लेषण करते हैं बूथ वाइज, तो पता चलता है कि वो इलाके से हारे हैं जहां पर गहलोत के जो बिरादरी के वोट हैं उनकी बड़ी संख्या है। तो गहलोत आक्रामक तरीके से राजनीति नहीं करते, गहलोत के मैसेज आते हैं, गहलोत अपने तरीके से मैसेज देता। आज के युग में तो मैसेंजर जाने की 2018 का जो विधानसभा चुनाव उसमें भीनमाल से जो प्रत्याशी थे उनका भी यही कहना है कि उनकी एक सभा हुई और उसके बाद उनके माहौल हो गया। तो ये चीजें सच्चाई की ओर। गहलोत में और पायलट में एक जो आप फर्क महसूस कर सकते हैं, पायलट के जो समर्थक हैं वो खुले आम ऐलान करके लड़ते हैं और पायलट के जो समर्थक हैं वो चुपचाप में अपना काम करके निकल जाते हैं। जी सर। तो ये जो कल हो रहा है सर, ज्योतिबा फूले हो गए, लोग गूगल में बहुत सर्च कर रहे हैं कि साहब सीएम छुट्टी भी घोषित करें और सचिन पायलट जो है उनकी जयंती पे अनशन कर रहे हैं। हालांकि 3 दिन बाद अंबेडकर जी का भी। ज्योतिबा फूले बड़े समाज सुधारक रहे हैं। मुझे लगता है कि गहलोत की छुट्टी से और इस दिन से उनके व्यक्तित्व को आंका नहीं जा सकता, उनको ज्यादातर लोग जानते हैं जी। लेकिन अहमियत क्या है इस दिन की, उसको लेकर के हो सकता है सर्च किया जा रहा हो। और ये तो अगर दूसरे तरीके से देखें तो सर अंबेडकर जयंती है, दूसरे तरीके से देखा जाए जी, तो उन्होंने ऐसा दिन चुना है जिस दिन गहलोत जश्न मनाने वाले थे जी। ज्योतिबा फूले को राजस्थान में एक तरह से पब्लिक डोमेन में लाने में सबसे बड़ी भूमिका गहलोत की रही है। वो इसलिए नहीं मान सकते कि वो उनकी जाति के हैं, इसलिए भी कि वो समाज सुधारक के तौर पे जी। उनकी पत्नी बहुत बड़ी शिक्षाविद रही हैं, महिलाओं में तो खास करके वो आदर्श हैं जो। और उस बहाने से जो छुट्टी दी है जी, उससे पायलट के वो समर्थक भी आ सकेंगे
जी। जो छुट्टी के कारण छुट्टी नहीं की आ पा वजह रहे से थे। नहीं आ पा रहे। जी जी लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि इसमें एमएलएज नहीं आएंगे, मंत्री नहीं आएंगे। पायलट के खेमे की तरफ से ये संदेश दे दिया गया है कि ये उनका व्यक्तिगत अनशन है, उसमें समर्थक बेशक आ सकते हैं, लेकिन वो अपने जो पार्टी में जो उनके साथ खड़े हुए लोग हैं, वो ऐसी स्थिति नहीं बनाना चाहते कि उनके खिलाफ कोई पार्टी स्टैंड ले, क्योंकि लड़ाई अब लंबी लड़ेंगे पायलट, और ये लड़ाई आर पार की होगी। उसमें आगे जाकर के भी नतीजे आएंगे, वो किसके पक्ष में होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते पर चली जाएगी अगर पायलट कांग्रेस के साथ नहीं रहते हैं। एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मॉस्को के उपनगर में एक रैली हो रही थी, वहां पे लेनिन स्पीच दे रहे थे, तो पीछे एक चबूतरी बैठा एक बुजुर्ग बीड़ी पी रहा था, तो उसे किसी ने पूछा कि ये क्या बोल रहा है तुम्हारा नेता। बोले मुझे समझ में नहीं। तो वो बोले कि आपको समझ में नहीं आता, फिर तुम क्यों सुन रहे हो। बोले मैं इसलिए सुन के जो कह रहा है मेरे लिए कह रहा है। राजस्थान की पॉलिटिक्स को लंबे समय से हम देख रहे हैं, हमने पहली बार देखा कि मेरी बात का ख्याल नहीं रखा गया, और मेरा जो वादा था, मेरा मतलब हमारा जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, उसकी पालना नहीं हुई, इसलिए मैं अनशन कर रहा हूं। तो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखे तो ये एक नैतिक शुचिता की बात जो सचिन पायलट ने उठाई है। बीजेपी कांग्रेस इनसे अलग रहते हुए कि संगठन इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन से भी ऊपर डेमोक्रेसी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या दूसरे लोग जो असंतुष्ट हैं दूसरी पार्टियों में, उनको क्या ये अवसर मिलना चाहिए या उन्हें लेना चाहिए? देखिए, शुचिता की बात तो अप्रासंगिक है। वो आप जो पोस्टर हैं, कैंपेन हैं इलेक्शन के, उसमें तो ये चीजें अच्छी लगती है। सीधे तौर पर देखें, बात शुचिता की हो सकती है, वो कह भी वही बात रहे। वो कह रहे हैं कि अगर आरोप सही थे जी तो कार्रवाई होनी चाहिए, और आरोप गलत थे तो ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप, जुमला टाइप। लेकिन जी ये बहाना है। सीधे देखें वसुंधरा राजे के बहाने, गहलोत पर ये सीधा आक्रमण है, क्योंकि गहलोत जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं उसका जवाब इसी तरह का हो सकता था जो पायलट ने किया। अब तक पायलट ने मानेसर से लेकर के अब तक जो भी किया, उसमें ये सबसे स्मार्ट मूव उनका माना जा रहा है कि इस बार गहलोत को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की कोशिश की है। सर, 1990 का चुनाव मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपकी पत्रकारिता में सक्रिय शुरुआत, और उस दौरान कई सारे राजस्थान के नेता जो अभी बड़े पदों पे हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे जगदीप धनखड़ हो, वो बहुत प्रभावी हो गए थे। कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली गई थी उस समय। तो क्या कुछ 2023 में हम देख सकते हैं उसके 33-34 साल बाद में कि कांग्रेस जो है वो, उसमें मुझे याद है 85 सीटें बीजेपी की आई थी और 55 जनता दल की आई थी, जिसके अध्यक्ष जगदीप धनखड़ थे। तो मैं जो आपको कह रहा हूं कि पायलट अलग चले जाते हैं कांग्रेस से, और जिस राजनीति दिख रही है जाती हुई, तीसरा दल, तीसरे धड़े, तो जैसे कहा कि ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते कांग्रेस जा सकती है, क्योंकि एक वैक्यूम तो यहाँ पर है थर्ड फ्रंट का। आप बीटीपी उस इलाके का हो रही है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी परफॉर्म कर रही है, बीएसपी कम्युनिस्ट हर बार 2-3 सीटें जीतते हैं, बीएसपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, और जनता दल ने उस वैक्यूम को एक तरह से बताया ही था। उसके बाद से एक वैक्यूम था, सामाजिक न्याय मंच का जो उदय हुआ, उस वक्त सीटें वो कम बेशक जीते, लेकिन पहले ही चुनाव में वो 6% के आसपास वोट जीत करके आए, वोट लेकर के आए। तो उससे स्पष्ट है कि लोग एक विकल्प की तरफ तो देख रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि पायलट के जरिए कोई विकल्प मिलता है या नहीं मिलता है, कांग्रेस किस तरह से पायलट को साथ करके चल पाती है, क्योंकि अब उतने आगे पायलट जा चुके हैं कि उनका पीछे लौटना भी मुश्किल होगा जी। और गहलोत भी ये नहीं चाहेंगे कि वो पीछे लौट करके आए और पार्टी में बने रहें। ये रणनीति गहलोत की 3 साल पहले जो उनके समर्थक हैं उन्होंने बताई थी कि गहलोत उस स्तर तक पीछा करते हैं कि व्यक्ति को पार्टी छोड़नी पड़ जाए। जब तक कि जादू का पूरा असर नहीं हो जाए तब तक गहलोत का जो वो होता है नाटक जादूगरी का, वो चलता है पूरा। सर, एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को कहा है कि वो पार्टी बनाए और हम साथ देंगे, तो इससे क्या तीसरे मोर्चे की संभावनाएं खुलती है? देखिए, हनुमान बेनीवाल के अगर मुंह को देखेंगे तो हनुमान बेनीवाल अब रिलेवेंट है राजस्थान की राजनीति में जी। एक तो उन्होंने उस जो नाथुराम मिर्जा के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका था जी, वहां से उन्होंने अपना कब्जा किया है, एससी की सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है जी। और उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो आप जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान के,
सतीश पूनिया बीजेपी के अध्यक्ष थे, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उस वक्त उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अपनी पार्टी को उन इलाकों में स्टेब्लिश करके बताया कि उनके पीछे एक बड़ी फॉलोइंग है। और उनका ये प्रस्ताव, इससे पहले आप बेनीवाल को छोड़िए, ओवैसी जब यहाँ पर आए और टोंक में उन्होंने सभा की, तब भी उन्होंने कहा था कि अब पायलट को कांग्रेस के भरोसे मुख्यमंत्री का सपना छोड़ देना चाहिए। यानी आगे जाकर के कुछ स्थितियां बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी भी चाहेगी कि सचिन पायलट जैसा नेता उनके साथ आए। उससे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक। जी बिल्कुल। खुद सचिन पायलट ने, उनके पिता की अपनी फैन फॉलोइंग रही है, जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी रहे हैं और उसको इन्होंने बढ़ाया। जी, मंत्री रहे हैं सचिन पायलट ने बढ़ाया। वहाँ पर इनके जो बिरादरी के मतदाता हैं वो भी हैं और फैन फॉलोइंग बढ़ी है। आप सचिन पायलट को सिर्फ एक बिरादरी तक सीमित नहीं कर सकते जिस तरह से किया जाता है। वो अगर हनुमानगढ़ में जाते हैं वहाँ पर भीड़ होती है, वो हिमाचल के किसी हिस्से में जाते हैं तो भीड़ होती है, वो बेंगलोर में जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ होती है। इसका मतलब वो एक मास लीडर है, उनकी बड़ी पकड़ है, और मास लीडर होने का शायद वो एक नुकसान झेल रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप में दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी एक डर सताता है, खासतौर पर बुजुर्ग पीढ़ी को, और पायलट के जो समकक्ष पीढ़ी है उसको, उनको लगता है कि पायलट का अगर उदय इसी वक्त हो जाता है तो वो एक लंबी लीडरशिप उनके लिए ऑब्स्टिकल्स खड़े हो सकते हैं बाद में। तो वो जो एक 3 इडियट्स का एक वो डायलॉग है कि साथ वाले की ज़्यादा परसेंटेज आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो पायलट के साथ भी दिक्कत यही है। जो कुछ लोग हैं पायलट के साथ वो आज तक खड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि अशोक गहलोत के बहाने से पायलट को किसी भी तरह से कमज़ोर किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था आज का धारा प्रवाह कार्यक्रम, जिसमें हमने बात की वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत जी से, और राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए खास बिंदुओं से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।